बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अल्लाह पाक आप लोगों को ईमान, सेहत और तकवा की बेहतरीन हालतों में रखें। आमीन सुमा आमीन। अल्लाह पाक हम सबको नेक बनने की और नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, अपने महबूब बंदों में शामिल फ़रमाएँ। और आपसे मैं हमेशा की तरह आज भी यही कहूँगी कि ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद पाक पढ़ा करें, क्योंकि दुरूद पाक ऐसी इबादत है कि जिसकी कबूलियत में किसी किस्म का कोई शक नहीं होता। हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था, अल्काइल हैलाइड्स, और कुछ हमने इसका पार्ट कवर कर लिया और फर्दर हम इसको आज देखेंगे। आज हमने पढ़ना है जी बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस जो हैं वो अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं, बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं। अकॉर्डिंग टू आवर कोर्स हमने बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस को डिटेल में स्टडी करना है और अल्फ़ा एलिमिनेशन रिएक्शन जो है उनको मैं जस्ट डिफाइन कर दूंगी यहाँ पे। बीटा एलिमिनेशन रिएक्शंस क्या होते हैं? द रिएक्शन इन विच अ मॉलिक्यूल इज़ रिमूव्ड फ्रॉम अ कंपाउंड विदाउट बीइंग रिप्लेस्ड आर कॉल्ड एलिमिनेशन रिएक्शंस। एलिमिनेशन रिएक्शंस वो होते हैं कि जिनमें हम किसी भी मॉलिक्यूल को रिमूव करते हैं उसे रिप्लेस किए बगैर, ठीक है, किसी भी स्पीशी में से, तो इसको हम एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूक्लियोफाइल अटैक एट बीटा हाइड्रोजन ऑफ अल्काइल हैलाइड एंड अल्कीन इज प्रोड्यूस्ड। इसमें हमारे पास स्टार्टिंग में सबस्ट्रेट होगा जो कि अल्काइल हैलाइड होगा, बेस ने अटैक करना है, उसने बीटा हाइड्रोजन को वहाँ से एलिमिनेट कर लेना है, निकाल लेना है, और इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा जी अल्कीन। ये हम कर चुके थे प्रीवियस लेक्चर में। आज हमने एलिमिनेशन वाला पार्ट स्टार्ट करना है, तो वो जी नेक्स्ट पेज है, ये वाला पेज है हमारा, नहीं बल्कि ये वाला पेज है। एलिमिनेशन रिएक्शन में भी सब्सटीट्यूशन रिएक्शन की तरह दो टाइप होती हैं। एक E2 रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, और कॉल्ड E2 रिएक्शंस। अच्छा, इसमें फर्दर इनके फीचर्स देखें तो ये वन स्टेप रिएक्शंस होते हैं। जो E2 रिएक्शंस होते हैं, एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शंस, ये सिंगल स्टेप रिएक्शन होते हैं। बेस अटैक्स एंड लिविंग ग्रुप लीव्स इन अ सिंगल स्टेप। इसमें बेस का अटैक और लिविंग ग्रुप का डिपार्चर जो है वो एक ही स्टेप में हो रहा होता है। यहाँ पे आप अगर देखें तो ये हमारा अल्काइल हैलाइड है, जो कि आपके पास प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है, और इसमें बेस ने बीटा हाइड्रोजन पे अटैक करना है। अल्फ़ा कार्बन वो है जिस पे हमारा हेलोजन एटम अटैच है, मीन के अल्काइल हैलाइड का जो फंक्शनल ग्रुप है वो अटैच है जिस कार्बन पे, वो अल्फ़ा कार्बन है, और उसके साथ जो कार्बन कनेक्टेड है वो है जी हमारे पास बीटा कार्बन। अब जो बीटा कार्बन है उसके साथ जितने भी हाइड्रोजन कनेक्टेड हैं वो सारे बीटा हाइड्रोजन है। तो बेस इन तीनों हाइड्रोजन में से किसी भी हाइड्रोजन को यहाँ से अटैक कर सकता है। बेस ने जी अटैक करना है, और जब बेस ने यहाँ से हाइड्रोजन को लेना है तो हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड है, इसके जो 2 इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे शिफ्ट होंगे। अब कार्बन के पास जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं इस अल्फ़ा कार्बन के पास, इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकालने भी तो हैं। तो लीविंग ग्रुप जो ब्रोमाइड आयन है उसने यहाँ से लीव करना है, मीन के इसने ब्रोमीन ने अपने दोनों बॉन्ड वाले इलेक्ट्रॉन साथ लेके जाना है। तो इस तरह से जो है वो आपके पास एक ट्रांजिशन स्टेट पहले बनेगी, जिसमें जो लिविंग ग्रुप है और जो आपका हाइड्रोजन आइटम है वो अभी कनेक्टेड होंगे सबस्ट्रेट के साथ ही। तो ये ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट में बॉन्ड फॉर्मेशन और मेकिंग सब कुछ यहाँ पे दिखाया हुआ है डॉटेड लाइन से। यहाँ पे ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड बन रहा है, यहाँ पे सॉरी ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, ये वाला बॉन्ड टूट रहा है, और ये वाला न्यू बॉन्ड एक बन रहा है, ठीक है। ये आपके पास ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट ने देन चेंज हो जाना है प्रोडक्ट में, जो कि है अल्कीन, साथ में BH पॉजिटिव बनेगा और Br नेगेटिव बनेगा। अब सेकंड फीचर इसका ये है कि रेट जो है वो डिपेंड करता है सबस्ट्रेट और बेस दोनों की कंसंट्रेशन पे, क्योंकि सिंगल स्टेप प्रोसेस है तो इसमें दोनों जो है वो स्पीशीज़ इन्वॉल्व हो रही हैं, एक ही स्टेप के अंदर बेस भी और सबस्ट्रेट भी। तो रेट डिपेंड अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एज वेल एज कंसंट्रेशन ऑफ बेस। स्क्वायर ब्रैकेट्स जो हैं वो कंसंट्रेशन को शो कर रही होती हैं, ये तो आप पहले ही जानते हैं। सो इट इज़ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, जी हमारे पास सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। इसके अलावा जो प्राइमरी अल्काइल हैलाइड है ना, ये E2 मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, और E2 मैकेनिज्म जो है ये SN2 रिएक्शन की तरह का होता है। E1 रिएक्शन की बात करें तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शंस आर कॉल्ड E1 रिएक्शन। 2 स्टेप रिएक्शन होता है ये बिल्कुल SN1 की तरह का, और इसमें टर्शरी अल्काइल हैलाइड जो है वो पार्टिसिपेट करेगा। पहला स्टेप स्लो स्टेप होगा, इसमें जो है वो आपके पास आयनाइजेशन हो जाएगी, जो हमारा सबस्ट्रेट है वो टूट जाएगा, एक कार्बोकेटाइन बनेगा, लिविंग ग्रुप लीव कर जाएगा। ये स्लो स्टेप होगा, रिवर्सिबल स्टेप होगा। इसमें अगर आप देखें ना तो टर्शरी जो हमारा अल्काइल हैलाइड है तो इसमें बीटा कार्बन 3 है, और बीटा हाइड्रोजन जो है वो हमारे पास 3 3 6 और 3 9 बीटा हाइड्रोजन है, ठीक है। ये बात भी देख लें। उसके बाद हमारा जो कार्बोकेटाइन बना उसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, ठीक है, यानी
कि ये 2 CH3 हमने ऐसे लिख दिए और एक CH3 को ओपन करके लिख दिया। अब ये जो बेस है ना, इसने बीटा हाइड्रोजन को लेना है, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे हाइड्रोजन वाले। तो अब क्या होगा, इस ये जो कार्बन का पॉजिटिव चार्ज है ये ख़त्म हो जाएगा। फर्स्ट स्टेप है, इस फर्स्ट स्टेप में अल्कीन बनेगा और अल्कीन के साथ वाटर बन जाएगा। रेट डिपेंड करता है सबस्ट्रेट की कंसनट्रेशन पे। ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है क्योंकि ये 2 स्टेप्स पर मुश्तमिल था, तो जो स्लो स्टेप होता है वही रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है, तो इसलिए ये सिंगल जो स्लो स्टेप है उस पर डिपेंड करता है इसका रेट, तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। टर्शियरी अल्काइल हैलाइड जो है वो E1 रिएक्शन के थ्रू जो है प्रोसीड करते हैं। अल्फा एलिमिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो बीटा एलिमिनेशन की 2 टाइप्स हमने देखी हैं। अल्फा एलिमिनेशन क्या होता है? अल्फा एलिमिनेशन को हम 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं। ये ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें 2 एटम या 2 ग्रुप्स जो हैं वो रिमूव होते हैं सेम कार्बन एटम से। अगर तो सेम कार्बन एटम से 2 एटम या 2 ग्रुप्स रिमूव हो रहे हों तो ऐसे रिएक्शन को हम अल्फा एलिमिनेशन या 1-1 एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। और इसके नतीजे में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है जी कार्बीन, जो कि हाईली रिएक्टिव स्पीशी होती है। जैसे आप यहाँ पे देखें तो ये आपके पास जो है एक सबस्ट्रेट है जिसमें आपके पास कार्बन है, कार्बन के साथ जो है वो 3 क्लोरीन एटम्स लगे हुए, एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये H और ये Cl रिमूव हुए HCl की फॉर्म में, तो आपके पास CCl2 बचा। कार्बन के ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन्स भी आपको शो हो रहे हैं, मीन के एक लोन पेयर। तो ये जो कार्बीन है ये हाईली रिएक्टिव स्पीशी है और ये 1-1 एलिमिनेशन या अल्फा एलिमिनेशन रिएक्शन की एक एग्जाम्पल है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है ओरिएंटेशन इन एलिमिनेशन रिएक्शन ऑफ डबल बॉन्ड। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात करेंगे। अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट है, अगर तो सबस्ट्रेट जो है विच हैव मोर देन 1 बीटा हाइड्रोजन एटम्स, जैसे कि हमने पीछे भी देखा कि जो टर्शरी अल्काइल हैलाइड था उसमें एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम थे। ज़रूरी नहीं है टर्शरी हो, किसी और अगर सेकेंडरी वगैरह है या कोई और हमारे पास सबस्ट्रेट है तो उसमें भी एक से ज़्यादा बीटा हाइड्रोजन एटम्स हो सकते हैं। मोर देन 1 अल्कीन प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। ऐसे सबस्ट्रेट के लिए मोर देन 1 अल्कीन प्रोडक्ट्स पॉसिबल होते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे, तो ये आपके पास एक टर्शरी अल्काइल हैलाइड है 2-ब्रोमोब्यूटेन। 2-ब्रोमोब्यूटेन जो है ना, इसका हम रिएक्शन करवाएंगे सोडियम इथॉक्साइड के साथ एथेनॉल की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे हमारे पास 2 तरह के अल्कीन्स पॉसिबल हैं। आप देखें ये भी बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन हैं, ये भी बीटा कार्बन और बीटा हाइड्रोजन। ठीक है, यहाँ पे 3 बीटा हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2 बीटा हाइड्रोजन है। अल्फा कार्बन के साथ जो डायरेक्टली कनेक्टेड कार्बन है वो हमारे बीटा कार्बन होते हैं और उनके ऊपर जो हाइड्रोजन कनेक्टेड होते हैं वो हमारे बीटा हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब 2 पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक तो ये कि जो हमारी ये 2 कार्बन है इनके दरमियान डबल बॉन्ड बन जाए या फिर इन 2 कार्बन के दरमियान डबल बॉन्ड बन जाए। तो अब आप देखें कि 1 ब्यूटीन भी बन सकता है एलिमिनेशन के बाद और 2 ब्यूटीन भी बन सकता है, लेकिन जो 2 ब्यूटीन है उसके बनने के 81% चांसेस हैं और जो 1 ब्यूटीन है वो जस्ट 19% बनता है। ठीक है, तो अब हम 2 रूल्स देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास अगर कोई रिएक्शन आ जाता है तो हम किस तरह से डिसाइड करेंगे कि हमारा कौन सा प्रोडक्ट जो है वो माइनर होगा और कौन सा प्रोडक्ट है मेजर होगा। ठीक है, अगर तो हमारे पास यूनिमॉलिक्यूलर एलिमिनेशन रिएक्शन है यानी कि E1 रिएक्शन है तो उसमें सेजेफ रूल जो है वो यूज़ होता है। सेजेफ रूल क्या कहता है? ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच टू कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड ग्रेटर इज़ अल्कीन स्टेबिलिटी। अगर तो हमारे पास ग्रेटर नंबर ऑफ अल्काइल ग्रुप्स अटैच होते हैं कार्बन एटम ऑफ डबल बॉन्ड वाली कार्बन एटम के साथ ज़्यादा अल्काइल ग्रुप्स अगर अटैच हों तो उस अल्कीन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, या फिर हम कह सकते हैं कि डबल बॉन्ड गोज़ मेनली टुवार्ड्स द मोर हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन, कि डबल बॉन्ड जो है वो ज़्यादा हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बनाता है। ठीक है, मीन के वैसे डबल बॉन्ड वहाँ पे बनेगा जहाँ पे हाईली सब्सटीट्यूटेड अल्कीन बने। तो इस केस में अगर आप देखें ना तो इस केस में आपको कुछ ऐसा ही फील हो रहा होगा 81% जो 2 ब्यूटीन बन रही है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ना नेक्स्ट की। तो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है जी E2 के केस में सबस्ट्रेट कंटेनिंग चार्ज्ड लिविंग ग्रुप। अगर हमारे पास कोई ऐसा सबस्ट्रेट है जिसके ऊपर चार्ज्ड लिविंग ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि NR3 पॉजिटिव या फिर SR2 नेगेटिव वगैरह, दैट कम्स ऑफ एज अ न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जब वो वहाँ से लीव करेंगे तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल की फॉर्म में वहाँ से निकल जाएंगे। तो इस केस में क्या होता है, इस केस में एक और रूल फॉलो होता है जिसको हम कहते हैं हॉफमैन रूल। ठीक है, हॉफमैन रूल क्या कहता है? द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इज कॉल्ड हॉफमैन प्रोडक्ट, और ये रूल हमें कहता है द डबल बॉन्ड गोज मैनली टुवार्ड द लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन। मीन के जो आपके पास सेजफ रूल है और हॉफमैन रूल है दोनों एक दूसरे के अपोजिट हैं। सेजफ रूल जो ये कहता है कि डबल बॉन्ड जो है वो वाला अल्कीन बनाएगा जो हाईली सब्स्टिट्यूटेड होगी, और हॉफमैन रूल हमें ये कहता है कि डबल बॉन्ड जो है वहाँ पे बनेगा वो वाली अल्कीन बनेगी जो कि लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन होगी। ठीक है, तो
तो ये बात आपने याद रखनी है। हॉफमैन ज़्यादातर E2 रिएक्शन में इन्वॉल्व होगा, यूज़ होगा, और सेजेफ रूल जो है E1 रिएक्शन में। तो अब यहाँ पे आप एग्जांपल देखें तो आपके पास जो ये एक सबस्ट्रेट है, ये बेस है, यहाँ पे आपके पास जो मेन प्रोडक्ट्स बन रहे हैं ना, वो आपके पास 5% जो है ये वाली अल्कीन बन रही है और 95% ये वाली अल्कीन बन रही है। तो यहाँ पे हॉफमैन रूल अप्लाई हुआ है। हॉफमैन रूल के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड अल्कीन बन रही है। अब यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट्स आप देखें ना, डबल बॉन्ड, जहाँ डबल बॉन्ड वाले जो 2 कार्बन है, इधर भी एक मिथाइल है और इधर भी एक मिथाइल, 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हुए हैं। इस केस में अगर आप देखें ना, तो यहाँ पे आपके पास एक ही जो है वो सब्स्टिट्यूएंट लगा हुआ है एक कार्बन के साथ, दूसरे के साथ तो माइनर से सब्स्टिट्यूएंट मीन हाइड्रोजन लगे हुए हैं, तो वो सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं है। तो इसलिए जो है जो लीस्ट हाईली सब्स्टिट्यूटेड प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। 95% जो है वो हमारे पास 1 ब्यूटीन बन रहा है। तो जो सेजेफ रूल है वो इसके उलट होगा। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं, अच्छा ये कुछ बाई प्रोडक्ट्स वगैरह भी बने, इनको आप मेन हमने जो चीज़ देखनी थी वो देख लिया। रीज़न देखें, विद अ चार्ज सबस्ट्रेट बेस अटैक्स मोर एसिडिक हाइड्रोजन। अगर तो चार्ज्ड सबस्ट्रेट हो तो बेस जो है वो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन के ऊपर अटैक करती है। प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स आर मोर एसिडिक हाइड्रोजन। जो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं ना, वो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, जो प्राइमरी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं वो ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन एटम्स होते हैं। तो यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है, बिकॉज देयर कार्बन बियर्स ओनली 1 इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। क्योंकि कार्बन के ऊपर सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होता है। अनदर रीज़न इज स्टेरिक हिंड्रेंस। एक और रीज़न स्टेरिक हिंड्रेंस भी आ जाता है, लेकिन ये उस केस में ज़्यादा ऑपरेट करेगा व्हेन स्पेशली लार्ज साइज बेस इज़ यूज्ड। तो ये 2 मेन फैक्टर्स हैं जो कि हॉफमैन रूल को फेवर कर रहे होते हैं। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शंस। कौन से फैक्टर्स हैं जो कि एलिमिनेशन रिएक्शंस की रिएक्टिविटी पे इफेक्ट कर रहे होते हैं? इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट स्ट्रक्चर। सबस्ट्रेट का स्ट्रक्चर है सबसे पहले क्राउडिंग या स्टेरिक हिंड्रेंस फेवर्स एलिमिनेशन प्रोडक्ट ओवर सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। अगर हमारे पास ज़्यादा क्राउडेड सबस्ट्रेट होगा तो फिर हमारे पास एलिमिनेशन प्रोडक्ट बनता है इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन प्रोडक्ट। जैसे कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड है ना, तो वो ज़्यादातर E1 मैकेनिज्म के थ्रू प्रोसीड करता है। प्राइमरी जो है वो E2 के थ्रू, और सेकेंडरी जो है डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर। हाउएवर इन कंट्रास्ट टू nucleophilic substitution bimolecular reaction, elimination bimolecular mechanisms are observed with tertiary alkyl halide because base can easily attack a proton from beta carbon where steric hindrance is less। हॉफमैन प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, इस बात की आपको समझ आई है कि जो हम बात करते हैं ना न्यूक्लियोफिलिक बायोमॉलिक्यूलर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की, उसके कंट्रास्ट में जो एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है वो ज़्यादातर देखा गया है कि टर्शरी अल्काइल हैलाइड के साथ प्रोसीड करता है, क्योंकि जो बेस है वो इजीली हाइड्रोजन पे अटैक कर सकती है। कौन से हाइड्रोजन पे? बीटा कार्बन वाले हाइड्रोजन पे, वेयर स्टीरिक हिंड्रेंस इज लेस, जहाँ पे स्टीरिक हिंड्रेंस लेस होगी, यानी कि हॉफमैन प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पे आप एक एग्जांपल भी देख लें तो सोडियम मेथॉक्साइड प्लस हमारे पास टर्शरी अल्काइल हैलाइड है और एथेनॉल की प्रेजेंस में 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे रिएक्शन होगा, तो हमारे पास जो एलिमिनेशन बायोमॉलिक्यूलर प्रोडक्ट है वो ज़्यादा स्टेबल होगा, मीन के 91% वो होगा, और जो SN2 वाला प्रोडक्ट है वो आपके पास जस्ट 9% होगा। तो यहाँ पे आपको समझ आ गई होगी कि अगर हमारा ज़्यादा क्राउडेड सबस्ट्रेट है तो फिर हमारे पास जो एलिमिनेशन प्रोडक्ट है वो डोमिनेंट होता है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास है जी सोडियम मेथॉक्साइड प्लस टर्शरी अल्काइल हैलाइड इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में अगर हम टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर देते हैं, 55% कर देते हैं, पहले हमारे पास जस्ट 25% टेम्परेचर था, तो अब जो है 100% जो है वो E2 प्रोडक्ट बनेगा और साथ में E1 प्रोडक्ट भी बन सकता है। ठीक है, सोडियम मेथॉक्साइड और अगर हम सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड लेते हैं 55 डिग्री सेंटीग्रेड और इथाइल अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो आपके पास 79% E2 प्रोडक्ट बनेगा और 21% SN2 प्रोडक्ट बनेगा। अब हमने जो सेकेंडरी ले लिया था ना, बल्कि यहाँ पे आप देखें ना कि अगर हम कंडीशंस लेते हैं, जस्ट अ सेकंड, हाँ जी सही है, सेम कंडीशंस के ऊपर आपके पास E2 प्रोडक्ट जो है वो डोमिनेट कर जाएगा, मेन प्रोडक्ट जो होगा वो E2 प्रोडक्ट होगा इंस्टेड ऑफ SN2। तो यहाँ पे सेकेंडरी और टर्शरी के केस में आपने जस्ट ये याद रखना है कि सेकेंडरी और टर्शरी अल्काइल हैलाइड अगर हमारे पास होते हैं, क्राउडिंग जहाँ पे ज़्यादा होती है तो वहाँ पे एलिमिनेशन प्रोडक्ट डोमिनेट होता है, मेन होता है, और जो सब्स्टिट्यूशन प्रोडक्ट है वो माइनर प्रोडक्ट बनता है। द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, दूसरा इफेक्ट हमारे पास टेम्परेचर का आ जाता है। एट हाई टेम्परेचर एलिमिनेशन प्रोडक्ट इज़ फेवर्ड। अगर हमारे पास टेम्परेचर ज़्यादा होता है तो ज़्यादा टेम्परेचर फेवर करता है एलिमिनेशन रिएक्शन को। ठीक है, एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा होगी एलिमिनेशन में, और SN में जो है
सब्सटीट्यूशन रिएक्शन में एलिमिनेशन एक्टिवेशन एनर्जी कम होगी। तो मेन बात आपने ये याद रखनी है कि हाई टेम्परेचर फेवर्स एलिमिनेशन रिएक्शंस। इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस, एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन में अगर हम बात करें तो सॉल्वेंट जो है वो बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है। इफ़ एक्सटर्नल बेस एडेड, अगर हम एक्सटर्नल बेस ऐड करते हैं, मैकेनिज्म शिफ्ट्स टू E2, ठीक है। एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर में सॉल्वेंट इटसेल्फ एक्ट एज अ बेस, बट इफ़ वी ऐड एन एक्सटर्नल बेस देन मैकेनिज्म शिफ्ट टू E2 रिएक्शन और E2 मैकेनिज्म। वीक बेस की बात करें या लो कंसनट्रेशन ऑफ बेस की बात करें तो हमारे पास E1 रिएक्शन फेवर होता है फॉर टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और स्ट्रॉन्ग बेस या हाई कंसनट्रेशन ऑफ बेस की बात करें तो फिर हमारे पास E2 रिएक्शन जो है वो फेवर होते हैं इवन फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ओवर E1 मैकेनिज्म एंड आल्सो फेवर्स एलिमिनेशन ओवर सब्सटीट्यूशन। ये मेन बातें MCQs के लिहाज से बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत सिंपल सी हैं, आपने अपने माइंड में रखना है। दोबारा एक बार रिवाइज करवा देती हूँ। इफेक्ट ऑफ अटैकिंग बेस की जब हम बात करते हैं तो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन की जब हम बात करते हैं ना तो वहाँ पे सॉल्वेंट इटसेल्फ बेस के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, लेकिन अगर हम एक्सटर्नल बेस ऐड कर देते हैं तो फिर मैकेनिज्म E2 में शिफ्ट हो जाता है। दूसरी बात ये याद रखनी है कि अगर हम वीक बेस यूज़ कर रहे हैं या फिर लो कंसनट्रेशन ऑफ बेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास E1 मैकेनिज्म फेवर होता है फॉर टर्शरी एंड सेकेंडरी अल्काइल हैलाइड। और अगर हम स्ट्रॉन्ग बेस या हाई कंसनट्रेशन ऑफ बेस यूज़ कर रहे हैं तो फिर हमारे पास E2 मैकेनिज्म फेवर होता है इवन फॉर टर्शरी अल्काइल हैलाइड ओवर E1 मैकेनिज्म एंड आल्सो ओवर सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इफेक्ट ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट की बात करते हैं ना तो यहाँ पे जो एलिमिनेशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन है दीज आर फेवर्ड बाय पोलर सॉल्वेंट्स एज इट इन्वॉल्व्स आयनिक इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन, क्योंकि यहाँ पे बनना होता है ना। तो E1 जो है वो पोलर सॉल्वेंट से फेवर हो रहा होता है। E2 फेवर्ड बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, ठीक है। E2 रिएक्शन जो है वो फेवर होते हैं बाय नॉन पोलर सॉल्वेंट एंड ग्रेटर द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट फेवर्स SN2 ओवर E2। लेकिन यहाँ पे याद रखना है कि अगर सॉल्वेंट की पोलैरिटी ज़्यादा है तो फिर SN2 रिएक्शन फेवर होते हैं ओवर E2, दैट इज़ अल्कोहलिक KOH जो है वो फेवर करेगा E2। पोलर एक्वस KOH जो है वो SN2 फेवर करेगा, ठीक है। अल्कोहलिक KOH E2 रिएक्शन को फेवर करेगा और पोलर एक्वस KOH SN2 को, क्योंकि पोलर एक्वस KOH में आपके पास पोलैरिटी बढ़ जाती है ना तो फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फेवर होगा इंस्टेड ऑफ एलिमिनेशन रिएक्शन। पोलर सॉल्वेंट जो है वो E1 को फेवर करते हैं ओवर SN1। तो ये कुछ इनके डिफरेंस हैं, पॉइंट्स हैं कुछ इंपॉर्टेंट, ये याद रखें। उसके बाद है जी द इफेक्ट ऑफ लिविंग ग्रुप। लिविंग ग्रुप की बात करें तो बेटर लिविंग ग्रुप E1 रिएक्शन को फेवर करते हैं, जैसे कि OH2 पॉजिटिव है एज आयनाइजेशन इज़ ईजियर, क्योंकि यहाँ पे फिर आयनाइजेशन ईजी होगी। और जो पुअर लिविंग ग्रुप होते हैं वो E2 मैकेनिज्म को फेवर करते हैं, जैसे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, NR3 पॉजिटिव वगैरह। लिविंग ग्रुप इंपॉर्टेंट फॉर प्रिपरेशन पर्पसेस, और लिविंग ग्रुप जो होते हैं वो प्रिपरेटिव पर्पसेस के लिए जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। फॉर यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए बात करें तो नो कंपटीशन बिटवीन एलिमिनेशन एंड सब्सटीट्यूशन। फॉर बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए बात करें तो डिपेंड अपॉन लिविंग हैलाइड देयर इज़ स्लाइट इंक्रीज इन एलिमिनेशन इन द ऑर्डर। अच्छा जी, अगर तो हम बायोमॉलिक्यूलर रिएक्शंस की बात करते हैं तो ये डिपेंड करता है लिविंग हैलाइड के ऊपर, जो है स्लाइटली इंक्रीज हो जाती है एलिमिनेशन किस ऑर्डर में, आयोडाइड सबसे ज़्यादा देन ब्रोमाइड एंड देन क्लोराइड। अगर तो आयोडाइड है तो एलिमिनेशन होगी ज़्यादा फेवर होगी, एलिमिनेशन रिएक्शन ज़्यादा फेवर होगा। देन अगर ब्रोमाइड है तो सेकंड नंबर इसका चांस है और क्लोराइड सबसे कम। व्हेन OTS यानी कि टोसाइलेट जो है, टोसाइलेट एक लिविंग ग्रुप है, जब टोसाइलेट जो है वो लिविंग ग्रुप हो देयर इज़ मच मोर सब्सटीट्यूशन, तो फिर सब्सटीट्यूशन सबसे ज़्यादा होगी। OTS ग्रुप अगर अटैच हो लिविंग ग्रुप के तौर पे तो फिर सब्सटीट्यूशन रिएक्शन फेवर होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, जैसे कि आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है C18H17Br प्लस CH3 तो यहाँ पे जो है ना CH3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है और आपके पास E2 जो है वो 85% है और SN2 जो है वो 15% है जस्ट, ठीक है। तो यहाँ पे एलिमिनेशन जो है वो फेवर हो रहा है इंस्टेड ऑफ सब्सटीट्यूशन। तो ये पहला पॉइंट था जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। उसके बाद हम टोसाइल ग्रुप की बात कर रहे हैं ना, तो टोसाइल ग्रुप में आप यहाँ पे देखें C18H17 OTS CH3 और CH3 की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रहा है, तो आपके पास 99% SN2 प्रोडक्ट बनेगा और जस्ट 1% E2 प्रोडक्ट बनेगा। तो यहाँ से ये क्लियर हुआ कि जब टोसाइल ग्रुप जो है लिविंग ग्रुप होता है तो फिर आपके पास सब्सटीट्यूशन रिएक्शन जो है वो डोमिनेट होता है एज़ कम्पेयर टू एलिमिनेशन रिएक्शन। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं अल्काइल हैलाइड इन ऑर्गेनिक सिंथेसिस। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अल्काइल हैलाइड को हमने ऑर्गेनिक सिंथेसिस में देखना है। सबसे पहले हमारे पास रिएक्शन है
ए टाइप के रिएक्शन हैं, इंपॉर्टेंट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस हैं। सबसे पहले हमारे पास है रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। जब हम अल्काइल हैलाइड का अल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास अल्कोहल और KBr बनेंगे। रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, बहुत सिंपल से रिएक्शन है, मैं जल्दी से आप लोगों को एक बार बता देती हूँ। रिएक्शन विद सोडियम अल्कोक्साइड, अगर हम अल्काइल हैलाइड का सोडियम अल्कोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास ईथर बनता है, साथ में सोडियम ब्रोमाइड। रिएक्शन विद अमोनिया, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी एंड क्वाटरनरी अमीन्स आर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी और क्वाटरनरी अमीन्स बनती हैं। जब हम अल्काइल हैलाइड का अमोनिया के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास जो है वो अमीन बनेगी, और फिर फर्दर अगर हम अल्काइल हैलाइड ऐड करते हैं तो फिर सेकेंडरी, और फिर फर्दर अल्काइल हैलाइड तो फिर टर्शरी एंड फर्दर फिर क्वाटरनरी अमीन बन जाएगी। रिएक्शन विद सोडामाइड नहीं सोडियम साइनाइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे अल्काइल हैलाइड का एक्वस अल्कोहल की प्रेजेंस में, तो आपके पास अल्काइल साइनाइड बनेगा, CH3CH2CN और सोडियम ब्रोमाइड। टर्शरी अल्काइल साइनाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड सिंस दे अंडरगो एलिमिनेशन रिएक्शन। टर्शरी अल्काइल साइनाइड को प्रिपेयर नहीं किया जा सकता क्योंकि वो एलिमिनेशन रिएक्शन दे देते हैं। रिएक्शन विद KSH अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड। पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड के साथ अगर हम रिएक्शन करवाते हैं तो थायोल्स बनते हैं। ठीक है, अल्कोहलिक पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड। पोटाशियम हाइड्रोसल्फाइड का रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड के साथ जब हम करवा रहे हैं एथेनॉल की प्रेजेंस में तो हमारे पास इथेन थायोल बनेगा। थायोल मर्केप्टो ग्रुप जो फंक्शनल ग्रुप हमने पढ़ा था SH। ठीक है, रिएक्शन विद मर्केप्टाइड्स अल्काइल सल्फाइड्स आर फॉर्म। तो इस केस में जब हम मर्केप्टाइड्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो अल्काइल सल्फाइड्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो है वो सोडियम मर्केप्टाइड के साथ रिएक्शन करवाया अल्काइल आयोडाइड का, तो हमारे पास जो प्रोडक्ट बना वो आपको नज़र आ रहा है कि अल्काइल सल्फाइड बनेगा। ठीक है, उसके बाद सोडियम आयोडाइड भी साथ में बनेगा। रिएक्शन विद RCOOAg सिल्वर साल्ट ऑफ एसिड। ठीक है, तो हम जब अल्काइल हैलाइड का रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल की प्रेजेंस में तो एस्टर और साथ में सिल्वर ब्रोमाइड बनेगा। रिएक्शन विद एसिटाइलाइड्स हायर अल्काइंस आर प्रोड्यूस। एसिटाइलाइड के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो हायर अल्काइंस प्रोड्यूस होती हैं, अल्काइल हैलाइड प्लस सोडियम एसिटाइलाइड, तो इस तरह से आपके पास जो है वो हायर अल्काइन प्रोड्यूस होगी। यहाँ पे आप देखें तो ये वाला CH3 इस सोडियम की जगह पे अटैच हो जाएगा, तो ये अब ये वाली जो हमारे पास स्टार्टिंग अल्काइन होगी उसमें 2 कार्बन है और इसमें आपके पास 3 कार्बन है। इसी तरह फर्दर हम करवाएं तो सेम जो है वही प्रोसेस हो रहा है कि Na की जगह पे CH3 अटैच हो जाएगा। ठीक है, तो हायर अल्काइंस प्रोड्यूस होंगी यहाँ पे। सेकंड तरह के हमारे पास रिएक्शन है एलिमिनेशन रिएक्शंस। रिएक्शन विद अल्कोहलिक KOH। अल्कोहलिक KOH के साथ जब हम रिएक्शन करवाएंगे डिहाइड्रो हेलोजिनेशन टू फॉर्म अल्कीन। डिहाइड्रो हेलोजिनेशन का प्रोसेस होगा, अल्कीन बनेगी और साथ में वाटर और KBr। फिर जी हमारे पास आ जाते हैं मिसलेनियस रिएक्शंस। सबसे पहले रिडक्शन है, अल्केन में चेंज हो जाते हैं। अल्काइल हैलाइड की जब रिडक्शन करवाते हैं तो अल्केन प्रोडक्ट होता है मेन। यहाँ पे बेसिकली आपने रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स और कंडीशंस याद रखनी है। ठीक है, तो अल्काइल हैलाइड की रिडक्शन हम करवाएंगे, किसी भी तरह की हम रिडक्शन करवाएं हमारे पास प्रोडक्ट जो होगा वो अल्केन बनेगा। ठीक है, अब कंडीशन याद रखें, हम रिडक्शन जो है ना वो करवा सकते हैं निकल प्लाटिनम और प्लाटियम की मौजूदगी में, जिंक HCl की प्रेजेंस में, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ईथर की प्रेजेंस में भी करवा सकते हैं। यहाँ पे मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन और इन दोनों केसेस में एटॉमिक हाइड्रोजन यूज करेंगे। प्रोडक्ट आपके पास सेम है, अल्केन बनेगा और साथ में कुछ बाय प्रोडक्ट। वर्ड्स रिएक्शन अल्काइल हैलाइड की कपलिंग होगी यहाँ पे ड्राई ईथर की प्रेजेंस में और अल्केन्स की प्रिपरेशन होगी। रिएक्शन विद मेटल्स रिएक्ट विद ऑल मेटल्स इन ड्राई ईथर टू फॉर्म ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। सारी मेटल्स के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में रिएक्शन करते हैं अल्काइल हैलाइड और ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं। जैसे अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन होगा ईथर की प्रेजेंस में तो आपके पास ग्रिग्ना रिएजेंट बनेगा। इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड और इथाइल ब्रोमाइड के लिथियम के साथ करवाएंगे तो फिर आपके पास अल्काइल लिथियम बनेगा और लिथियम ब्रोमाइड। फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शन की बात करते हैं तो हम बेंजीन का रिएक्शन करवा रहे हैं यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के साथ एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, तो फिर आपके पास जो है वो सब्सटीट्यूटेड बेंजीन बन जाएगा। मीन के आप कहें कि अल्काइल ग्रुप जो है वो बेंजीन के ऊपर सब्सटीट्यूट हो जाएगा, साथ में HCl। रीअरेंजमेंट की बात करें तो हीट करते हैं एट अबाउट 300 डिग्री सेंटीग्रेड और इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3 और AlBr3 हाइड्राइड आयन शिफ्ट इंस्टेड ऑफ ब्रोमाइड आयन। तो रीअरेंजमेंट में हमारे पास हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो रहा होता है इंस्टेड ऑफ ब्रोमाइड आयन। यहाँ पे आप देखें तो आपके पास जो है वो प्रोपाइल ब्रोमाइड है AlBr3 की प्रेजेंस में, यहाँ पे AlBr4 नेगेटिव जो है इसने निकल जाना है, तो आपके पास CH3CH2CH2 पॉजिटिव बनेगा। ठीक है, और CH3CH2CH2 पॉजिटिव में हाइड्राइड आयन का शिफ्ट होगा। यहाँ पे एक हाइड्राइड आयन जो है वो यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और पॉजिटिव चार्ज जो है वो सेंटर वाले कार्बन पे आ जाएगा। AlBr4 नेगेटिव अगेन इसमें ऐड होगा तो आपके पास जो ब्रोमाइड आयन है वो, यानी कि यहाँ पे बेसिकली इस
इस केस में यहाँ से यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे हाइड्राइड आयन के शिफ्ट हुआ है, ठीक है, और फिर ब्रोमाइड जो है वो अगेन अटैच हो जाएगा, तो इस तरह से आपके पास रीअरेंजमेंट हो जाएगी। लेकिन बेसिकली अंदर की बात यह है कि यहाँ पे हाइड्राइड आयन शिफ्ट हो रहा है। उसके बाद है हमारे पास ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड और ग्रिग्ना रिएजेंट अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड। अब हम फर्दर ग्रिग्ना रिएजेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ग्रिग्ना रिएजेंट्स जो होते हैं ना हमारे पास स्टूडेंट्स, वो अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड या फिर एराइल मैग्नीशियम हैलाइड हो सकते हैं। ये हम पीछे भी बहुत बार देख चुके हैं कि अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं ड्राईथर की प्रेजेंस में, तो अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड जो बन रहा है ये आपके पास ग्रिग्ना रिएजेंट है। अगर हम बात करते हैं ईज़ ऑफ फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम आयोडाइड की, तो जो हमारे पास अल्काइल हैलाइड हैं, टर्शरी अल्काइल हैलाइड सबसे ज़्यादा ईजीली ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनाते हैं, ऑर्गेनो मैग्नीशियम कंपाउंड बनाते हैं, यानी ग्रिग्ना रिएजेंट बनाते हैं टर्शरी सबसे ईजीली, देन सेकेंड नंबर पे सेकेंडरी, देन प्राइमरी, ठीक है। और इसमें आपके पास जो आर ग्रुप है ना, यहाँ पे आर एक्स के अंदर ये CH3 या फिर C2H5 या फिर C3H7 हो सकता है, ठीक है, यानी एक कार्बन, दो कार्बन या तीन कार्बन पे मुश्तमिल हो सकता है। और फिर हेलोजन की बात करते हैं कि कौन से हेलोजन जो है वो कितना इनका क्या ऑर्डर है, तो आयोडीन सबसे ईजीली, देन ब्रोमीन और देन क्लोरीन लास्ट पे। विक्टर ग्रिग्नर ने इंट्रोड्यूस करवाया था ग्रिग्ना रिएजेंट को एज सिंथेटिक रिएजेंट्स, वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ इन 1900, और विक्टर ग्रिग्नार्ड को 1900 में नोबेल प्राइज़ से नवाजा गया था। ग्रिग्ना रिएजेंट्स प्रिपेयर्ड इन 2 स्टेप्स, ग्रिग्ना रिएजेंट्स को 2 स्टेप्स में प्रिपेयर किया जाता है। अल्काइल हैलाइड का मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो आपके पास जो है अल्काइल रेडिकल और मैग्नीशियम हैलाइड रेडिकल बनता है। सेकंड स्टेप में अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बन जाता है, ये दोनों जब आपस में कंबाइन करते हैं। उसके बाद ये हमारे पास अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड कांट बी आइसोलेटेड, इनको हम सेपरेट नहीं कर सकते। इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट यूज डायरेक्टली, इथेरियल सॉल्यूशन जो ग्रिग्ना रिएजेंट का है उसी को हम डायरेक्टली यूज़ करते हैं। अल्काइल ब्रोमाइड मोस्ट सुटेबल फॉर अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड, अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड बनाने के लिए अल्काइल ब्रोमाइड जो है वो सबसे ज़्यादा सूटेबल समझा जाता है। अल्काइल आयोडाइड जो है ये एक्सपेंसिव होता है, एंड फॉर फॉर्मेशन ऑफ अल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड ईथर, टेट्राहाइड्रोफिरोन और टर्शियरी अमीन्स कैन बी यूज्ड एज सॉल्वेंट कौन कौन से यूज़ कर सकते हैं, ईथर यूज़ कर सकते हैं, THF यूज़ कर सकते हैं, और टर्शियरी अमीन वगैरह को हम एज अ सॉल्वेंट यूज़ कर सकते हैं। बेस्ट सॉल्वेंट जो है वो THF है, बिकॉज इट इंक्रीजेज रिएक्टिविटी ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड टुवार्ड्स मैग्नीशियम, क्योंकि जो THF है ये रिएक्टिविटी इंक्रीज कर देता है ऑर्गेनिक हैलाइड की टुवार्ड्स मैग्नीशियम। स्ट्रक्चर ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट की बात करें, सब्जेक्ट ऑफ मच कंट्रोवर्सी ओवर ईयर्स, इन 1929 it was discovered that addition of dioxane to ethereal Grignard reagent solution precipitate all magnesium halide and leave solution of R2Mg in ether. The following equilibrium, now called Schlenk equilibrium, was proposed to represent composition of Grignard reagent. जी 1929 में ये डिस्कवर किया गया था कि अगर हम डाईऑक्सेन को ऐड करते हैं इथेरियल सॉल्यूशन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट के अंदर, तो हमारे पास सारा जो मैग्नीशियम हैलाइड है उसने प्रेसिपिटेट आउट हो जाना है, और सॉल्यूशन के अंदर R2Mg जो है वो इथर के अंदर बच जाएगा। R2Mg दो अल्काइल ग्रुप मैग्नीशियम के साथ अटैच होंगे। इस इक्विलिब्रियम को अब कहा जाता है स्लैंक्स इक्विलिब्रियम, और इट वाज प्रपोज टू रिप्रेजेंट कंपोजिशन ऑफ ग्रिग्नार सॉल्यूशन। तो ग्रिग्नार सॉल्यूशन की कंपोजिशन को हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इसके थ्रू। अल्काइल मैग्नीशियम एल्हाइड के 2 मोल लिए, और यहाँ पे आपके पास रिवर्सिबल रिएक्शन का आप साइन लगाएंगे, R2Mg बनेगा, और मैग्नीशियम हैलाइड जो है इसने प्रेसिपिटेट आउट हो जाना है। तो इस तरह आपके पास R2Mg.MgX2, ये जो है आपके पास कुछ कंपोजिशन इस तरह से हम ग्रिग्नार रिएजेंट की शो करते हैं। मैग्नीशियम इन R2Mg और RMgX और MgX2 कोऑर्डिनेट्स विद 2 ईथर इन एडिशन टू 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स। तो यहाँ पे हम स्ट्रक्चर की बात करें तो मैग्नीशियम जो है वो 2 ईथर या फिर 2 ईथर के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है मैग्नीशियम, और 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स के साथ भी कोऑर्डिनेट कर रहा होता है। जैसे आप यहाँ पे देखें ना, तो मैग्नीशियम जो है चाहे वो RMgX के अंदर हो, चाहे वो R2Mg के अंदर हो मैग्नीशियम, चाहे वो MgX2 के अंदर हो मैग्नीशियम, तो उसने जो है वो ईथर के साथ भी कोऑर्डिनेट करना है इन एडिशन टू 2 कोवेलेंट बॉन्ड। एक तो इसने 2 कोवेलेंट बॉन्ड्स बनाए हुए हैं साइड वाले ग्रुप्स के साथ, ठीक है, सब के अंदर आप देखें तो साइड वाले ग्रुप्स के साथ 2 कोवेलेंट बॉन्ड, इसके साथ साथ 2 ईथर के मॉलिक्यूल जो है इसके साथ कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड भी बना रहे हैं। तो कुछ इस तरह से ग्रिग्नार रिएजेंट का ये स्ट्रक्चर होता है, 2 कोवेलेंट बॉन्ड और 2 कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड विद मैग्नीशियम। बाय एक्स-रे स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टलाइन ग्रिग्नार रिएजेंट शोज डिफ्रैक्शन। उसके बाद हमारे पास है दीज एग्जिस्ट एज डाई इथरेट ऑफ मोनोमर्स इन विच 4 ग्रुप्स टेट्रा
हेड्रली अरेंज्ड अराउंड मैग्नीशियम एटम. These exist as डाईइथरेट ऑफ मोनोमर्स. डाईइथरेट ऑफ मोनोमर मीन के ऊपर जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि मैग्नीशियम के साथ दो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं और दो कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हैं, तो इसको हम इस तरह से कुछ शो कर सकते हैं एक्सरेज डिफ्रैक्शन के थ्रू. जो हमने स्ट्रक्चर देखा है वो हमारे पास कुछ इस तरह है कि मैग्नीशियम के साथ देखें तो एक अल्काइल ग्रुप का बॉन्ड, एक एक्स का बॉन्ड और दो जो है वो इथर के मॉलिक्यूल्स का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा. तो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से बन जाएगा. जनरली ग्रिग्नार रिएजेंट्स एग्जिस्ट एज मोनोमर्स. डाइल्यूट इथेरियल सोल्यूशन 0.1 मोलर सोल्यूशन अगर होगा तो उसमें मोनोमर की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, और 0.5 to 1 मोलर सोल्यूशन अगर आपके पास इथेरियल सोल्यूशन है तो फिर डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं. ठीक है, ज़्यादातर ग्रिग्नार रिएजेंट तब मोनोमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं जब डाइल्यूट इथेरियल सोल्यूशन होता है यानी 0.1 मोलर कंसनट्रेशन हो, और डाइमर्स की फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं अगर आपके पास 0.5 to 1 मोलर कंसनट्रेशन हो. तो उसके बाद आपके पास जो है वो कुछ इस तरह से डाइमर का स्ट्रक्चर आ जाएगा. ये मैग्नीशियम है और मैग्नीशियम के साथ जो है वो एक्स का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड आ जाएगा. एक तो सिंपल आप RMgX का ये वाला स्ट्रक्चर बनाएं और फिर इधर से आपके पास जो है वो RMgX का कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर हमने बना दिया RMgX का. ठीक है, अब देखिए मैग्नीशियम का कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड इधर के साथ इधर से और इधर से जो है वो हैलोजन के साथ इसका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड हो जाएगा, और दूसरे मैग्नीशियम का एक इथर के साथ और एक दूसरे हैलोजन के साथ, दूसरे ग्रिग्नार मॉलिक्यूल के हैलोजन के साथ. तो कुछ इस तरह से ये डाइमर का स्ट्रक्चर होगा. रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट की बात करते हैं तो ग्रिग्नार रिएजेंट में जो कार्बन है उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है और मैग्नीशियम जो उसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज होता है. जो अल्काइल ग्रुप होता है इट एक्ट्स एज कार्बोनाइन और न्यूक्लियोफाइल एंड पोलर कोवेलेंट बॉन्ड होता है ये ग्रिग्नार रिएजेंट के अंदर कार्बन और मैग्नीशियम का. कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस. इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स रिएक्शंस हैं वो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं एंड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस भी हो सकते हैं. ग्रिग्नार रिएजेंट्स रिएक्ट विद डिफरेंट सब्सटेंसेस एंड यील्ड इंटायर रेंज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड. मीन के ग्रिग्नार रिएजेंट इतने इंपॉर्टेंट हैं कि इनसे हम हर तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड की प्रिपरेशन करवा सकते हैं. फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन, सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन की बात करते हैं. फ्रॉम कंपाउंड्स कंटेनिंग एक्टिव हाइड्रोजन एटम, ऐसे कंपाउंड जिनमें एसिडिक हाइड्रोजन एटम या एक्टिव हाइड्रोजन एटम प्रेजेंट है तो उनसे हम हाइड्रोकार्बन्स की फॉर्मेशन करवा सकते हैं. ग्रिग्नार रिएजेंट का जैसे वाटर के साथ रिएक्शन आप करवाएं तो आपके पास जो है वो क्या चीज़ बन रही है, यहाँ पे अल्केन की प्रिपरेशन हो रही है. ठीक है, वाटर के साथ रिएक्शन ग्रिग्नार रिएजेंट का करवा रहे हैं. ग्रिग्नार रिएजेंट का अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं फिर भी अल्केन की प्रिपरेशन हो रही है, और CH3NH2 के साथ फिर भी अल्केन की प्रिपरेशन, देन CH3COOH एसिटिक एसिड के साथ देन भी अल्केन की प्रिपरेशन हो रही है, और अल्कीन के साथ प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर भी आपके पास अल्केन की प्रिपरेशन हो रही है, और साथ में जो है वो बाकी जो भी बाय प्रोडक्ट बन रहा है उसको आप देख लीजिएगा. उसके बाद है जी हमारे पास एक्टिव हाइड्रोजन को डिटरमाइन कैसे कर सकते हैं हम. जी हम एक्टिव हाइड्रोजन को डिटरमाइन कर सकते हैं बाय डेरिवेशन ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटर्मिनेशन. द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट विद एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड. ग्रिग्नार रिएजेंट का एक्टिव हाइड्रोजन कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है. कैन बी यूज्ड फॉर डिटर्मिनेशन ऑफ नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन, और इस तरह से हम नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन डिटरमाइन कर सकते हैं इन अ कंपाउंड. मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड इज यूज्ड. मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को यूज़ किया जाता है. नंबर ऑफ CH4 प्रोड्यूस्ड, उसके नतीजे में जितने CH4 प्रोड्यूस होंगे बीइंग इक्विवेलेंट टू नंबर ऑफ एक्टिव हाइड्रोजन. मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड का हम उस कंपाउंड के साथ रिएक्शन करवाएंगे जिसमें हमने एक्टिव हाइड्रोजन की तादाद मालूम करनी है. तो जितने हमारे पास मीथेन के मॉलिक्यूल बनेंगे उतने ही उस कंपाउंड के अंदर एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट होंगे. मीन के यहाँ पे CH4 और हाइड्रोजन की वो 1:1 रेशो हम कह सकते हैं. ठीक है, रिएक्शन विद कार्बोनिल कंपाउंड्स. अब ग्रिग्नार रिएजेंट का अगर हम कार्बोनिल कंपाउंड्स के साथ रिएक्शन करवाएं तो फिर हमारे पास किस टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं. ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन होता है. जब हम कार्बोनिल कंपाउंड यानी कि फॉर्मल्डिहाइड के साथ अगर हम ग्रिग्नार रिएजेंट का रिएक्शन करवा रहे हैं तो फिर हमारे पास प्राइमरी अल्कोहल बनते हैं. ये रिएक्शन हम बहुत जगह पे पढ़ चुके हैं तो यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी आपको बता देती हूँ. विद अदर एल्डिहाइड्स एक्सेप्ट फॉर्मल्डिहाइड. फॉर्मल्डिहाइड के साथ बाकी किसी भी एल्डिहाइड के साथ आप रिएक्शन करवाएं तो आपके पास सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा. कीटोन के साथ आप रिएक्शन करवाएंगे तो टर्शरी अल्कोहल बनेंगे. नोट, हाइड्रोलिसिस स्टेप इज यूजुअली कैरिड आउट विद डाइल्यूट HCl और H2SO4 बट फॉर टर्शरी अल्कोहल एक्वस सॉल्यूशन ऑफ NH4Cl इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड बिकॉज टर्शरी अल्कोहल डिहाइड्रेटेड. तो ये इंपॉर्टेंट बात याद रखने की है कि जो हाइड्रोलिसिस का स्टेप हम करते हैं इन सारे रिएक्शंस के अंदर, यहाँ पे जो हाइड्रोलिसिस हम करवा रहे होते हैं तो हाइड्रोलिसिस के स्टेप में वैसे तो हम स्ट्रॉन्ग एसिड डाइल्यूट एसिड ले रहे होते हैं जैसे HCl H2SO4, लेकिन टर्शरी अल्कोहल के केस में हम जो है वो NH4Cl लेंगे इंस्टेड ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड, क्योंकि टर्शरी अल्कोहल जो है उसकी डिहाइड्रेशन हो जाती है. उसके बाद एस्टर के साथ रिएक्शन है विद फॉर्मेट एस्टर. एल्डिहाइड्स आर प्रोड्यूस. फॉर्मेट एस्टर के साथ एल्डिहाइड बनते हैं, बट इफ एक्सेस ऑफ ग्रिग्नार रिएजेंट इज प्रेजेंट देन एल्डिहाइड इज चेंज इनटू सेकेंडरी
सेकेंडरी अल्कोहल, ठीक है। अगर एक्सेस ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट होगा तो फिर एल्डिहाइड जो है उसने सेकेंडरी अल्कोहल में चेंज हो जाना है। अदर कार्बोक्सिलेट एस्टर्स विद ग्रिग्ना रिएजेंट यील्ड टर्शरी अल्कोहल, अगर बाकी कोई कार्बोक्सिलेट एस्टर है तो फिर आपके पास टर्शरी अल्कोहल मीन फॉर्मेट एस्टर के अलावा अगर बाकी कोई कार्बोक्सिलेट एस्टर है तो, जैसे ग्रिग्ना रिएजेंट का आप एस्टर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो आपके पास फाइनल प्रोडक्ट जो है वो सेकेंडरी अल्कोहल आपको यहाँ पे नजर आ रहा है। रिएक्शन विद ऑर्थो एस्टर्स के साथ रिएक्शन है फिर विद इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट एस्टर इज फॉर्म्ड एंड विच ऑन हाइड्रोलिसिस यील्ड एल्डिहाइड। यहाँ पे आप अगर देखें तो हमने रिएक्शन करवाया इथाइल ऑर्थो फॉर्मेट के साथ, तो आपके पास एस्टल बनेगा और देन एस्टल जो है उसकी हाइड्रोलिसिस करवाएंगे तो हाइड्रोलिसिस के बाद एल्डिहाइड बनेगा, ठीक है। ऑर्थो एस्टर्स अदर देन ऑर्थोफॉर्मेट एस्टर यील्ड कीटोन, ऑर्थोफॉर्मेट एस्टर के अलावा बाकी एस्टर जो हैं वो कीटोन्स बनाएंगे। विद एसिड क्लोराइड कीटोन्स बनती हैं, फर्दर रिएक्ट विद द ग्रिग्ना रिएजेंट टू फॉर्म टर्शियरी अल्कोहल। एसिड क्लोराइड के साथ मेन प्रोडक्ट पहले कीटोन बनेगा और उसका फर्दर जब ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन होगा तो फिर टर्शियरी अल्कोहल बनेगा। तो ये आपके पास रिएक्शन भी है, आप मेन बातें याद रखें, रिएक्शन को रटा लगाने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने एमसीक्यूज़ के लिहाज से देखना है। रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड बनते हैं, जब हम नाइट्राइल्स के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास कीटोन्स बनती हैं। लेकिन इसमें मेन बात याद रखने वाली है कि कीटामीन जो है वो साल्ट बनता है, पहले कीटामीन साल्ट बनता है और फिर कीटोन बनेगा, ठीक है। रिएक्शन विद एपोक्साइड प्राइमरी अल्कोहल बनेगा, एपोक्साइड के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो प्राइमरी अल्कोहल। रिएक्शन विद हेलोजिनेटेड एथर्स फॉर्म हायर एथर्स, हेलोजिनेटेड एथर के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो हायर एथर्स बनेंगे, ठीक है। उसके बाद है रिएक्शन विद ऑक्सीजन सिंथेसिस ऑफ अल्कोहल्स और हाइड्रोपेरोक्साइड्स, ठीक है। हाइड्रोपेरोक्साइड अल्कोहल की सिंथेसिस होगी जब हम ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो अल्काइल हैलाइड कन्वर्ट अल्काइल हैलाइड टू अल्कोहल विदाउट साइड रिएक्शन। तो बेसिकली यहाँ पे अल्काइल हैलाइड ने अल्कोहल में चेंज हो जाना है विदाउट साइड रिएक्शन। अल्काइल पहले हम ग्रिग्ना रिएजेंट का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो यहाँ पे आपके पास जो है वो पार एसिड्स बनेगा, यहाँ पे पारोक्साइड बनेगा, पारोक्साइड का फिर हाइड्रोलिसिस करवा सकते हैं या फिर फर्दर ग्रिग्ना रिएजेंट हाइड्रोलिसिस आप करवाएंगे तो पार एसिड बन जाएगा और फर्दर ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो फिर आपके पास अल्कोहल की फॉर्मेशन होगी। देन है विद सल्फर थायो अल्कोहल्स बनेगा, सल्फर के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं तो फिर हमारे पास थायो अल्कोहल जो है वो प्रोडक्ट बनता है, ठीक है। उसके बाद है न्यूक्लियोफिलिक न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है सिंथेसिस ऑफ हाइड्रोकार्बन्स। न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस के अंदर हाइड्रोकार्बन की सिंथेसिस होती है। SN2 प्रोवाइड अल्काइल एज न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। R नेगेटिव जो है वो न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करेगा। मोर प्रोनाउंस्ड विद अल्काइल आयोडाइड के साथ ज़्यादा इजीली ये रिएक्शन होता है। अदर डेरिवेटिव्स ऑफ अल्कोहल विद गुड लिविंग ग्रुप अल्काइल सल्फेट्स अल्काइल सल्फोनेट्स आल्सो अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, ठीक है। इसमें मेन बातें ये थी कि SN2 रिएक्शन प्रोसीड होता है और इसमें जो है R नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल के तौर पे एक्ट करता है और ये ज़्यादा इजीली ये रिएक्शन अल्काइल आयोडाइड के साथ प्रोसीड करता है। और बाकी हम अल्कोहल के डेरिवेटिव्स को भी यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं जिनके पास गुड लिविंग ग्रुप्स हों, जैसे अल्काइल सल्फेट्स हैं, अल्काइल सल्फोनेट्स हैं, ये भी न्यूक्लियोफिलिक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस देते हैं। आगे रिएक्शन की बात करें तो हमने यहाँ पे अल्काइल हैलाइड का ग्रिग्ना रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाया, देन आपके पास जो है ना फाइनली आपके पास यहाँ पे हाइड्रोकार्बन की ही फॉर्मेशन हो रही है। तो आप यहाँ पे देखें ये जो R है इसने इस R के साथ अटैच हो जाना है, हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन। यहाँ पे ग्रिग्ना रिएजेंट का जो भी लिविंग ग्रुप लगा हुआ है उसके उसको आप इग्नोर कर दें, बाकी आप देखें तो यहाँ पे R और R की जो है वो कपलिंग हो जाएगी और बाकी पार्ट ने अलग हो जाना है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो हाइड्रोकार्बन की फॉर्मेशन हो रही है। रिएक्शन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट विद लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैलाइड्स टू प्रोड्यूस न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स। लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल हैलाइड के साथ जब रिएक्शन होता है ग्रिग्ना रिएजेंट का तो न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स बनते हैं। न्यू ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स आर फॉर्म्ड एंड अल्काइल डेरिवेटिव्स ऑफ मर्करी जिंक कैडमियम कॉपर सिल्वर एंड फॉस्फोरस आर प्रोड्यूस। अल्काइल डेरिवेटिव बनते हैं मर्करी जिंक कैडमियम कॉपर सिल्वर या फिर फॉस्फोरस वगैरह के। जनरल रिएक्शन की बात करें तो N मॉलिक्यूल लेंगे ग्रिग्ना रिएजेंट के और MXN हम ले रहे हैं, यहाँ पे कोई भी लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है अदर देन मैग्नीशियम, तो यहाँ पे बेसिकली मैग्नीशियम ने रिप्लेस हो जाना है, ठीक है। तो इस तरह से बाकी ये जो मेटल्स आपको बताई हैं कोई भी ये यहाँ पे आ जाएंगी। उसके अलावा आप यहाँ पे और भी रिएक्शन की एग्जांपल यहाँ पे दी हुई हैं, आप देखें ना अल्काइल मैग्नीशियम क्लोराइड है, मर्क्यूरस क्लोराइड के साथ रिएक्शन करवाएं
तो अब आप यहाँ पे देखें तो डाई मिथाइल मरकरी बन जाएगा और साथ में HgCl2 बन जाएगा। और इसी तरह यहाँ पे अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, ZnCl2 के साथ रिएक्शन करवा रहे हैं, तो ये जो आपके पास अल्काइल ग्रुप था इसके साथ Zn ने लग जाना है, ठीक है। और यहाँ पे Mg आएगा, ठीक है, फर्स्ट वाले में। उसके बाद जी अल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, इसका PCl3 के साथ करवाएं तो सिंपली जो अल्काइल ग्रुप है ना उसने दूसरा जो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है उसके साथ अटैच हो जाना है, ठीक है। मेन बात ये थी। तो ऐसे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड बन रहे हैं जिसमें मैग्नीशियम के अलावा कोई और मेटल जो है वो लेस इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल जो है वो अटैच हो जाता है अल्काइल ग्रुप के साथ। नोट फॉर ऑल टाइप ऑफ द रिएक्शन ऑफ ग्रिग्ना रिएजेंट, रिएजेंट्स मस्ट बी कम्प्लीटली ड्राई। ये इंपॉर्टेंट बात है कि रिएजेंट को कम्प्लीटली ड्राई होना चाहिए बिकॉज ग्रिग्ना रिएजेंट्स आर वेरी रिएक्टिव एंड रिएक्ट एट वंस विद मॉइस्चर, और बहुत तेज़ी से ये मॉइस्चर के साथ रिएक्शन कर लेते हैं। रिएक्शन विद सियानोजिन क्लोराइड CnCl, सियानोजिन क्लोराइड के साथ जब हम रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ इथर तो आपके पास अल्काइल साइनाइड बनेगा और साथ में मैग्नीशियम क्लोरोब्रोमाइड बनेगा। उसके बाद है स्पेक्ट्रोस्कोपिक आइडेंटिफिकेशन ऑफ अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द इंफ्रारेड रीजन अराइजिंग फ्रॉम द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशंस ऑफ अल्काइल ऑफ CX बॉन्ड, ठीक है। अल्काइल हैलाइड शो स्ट्रॉन्ग एब्जॉर्प्शन इन द इंफ्रारेड रीजन अराइजिंग फ्रॉम द स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन ऑफ CX बॉन्ड। करेक्टरिस्टिक जो एब्जॉर्प्शन है आर ऑब्जर्व्ड एट 950 to 1350 मीटर इनवर्स फॉर CF, ठीक है। याद रखने की बात है कि 950 to 1350 मीटर इनवर्स फॉर CF at 510 to 775 meter inverse for CCl and at 490 to 650 centimeter inverse for centimeter inverse for CBr and at 465 to 600 centimeter inverse for CI, ठीक है। एक बार दोबारा बता देती हूँ। करेक्टरिस्टिक्स एब्जॉर्प्शंस आर ऑब्जर्व्ड एट 950 to 1350 मीटर इनवर्स फॉर CF एंड एट 510 to 775 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर CCl एंड 490 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर CBr। आई थिंक यहाँ पे भी सेंटीमीटर इनवर्स ही होगा। और 465 to 600 सेंटीमीटर इनवर्स फॉर CI, ये राइटिंग में थोड़ी मिस्टेक हुई है। यहाँ पे मैंने दोबारा भी इनको मेंशन कर दिया है। CF के लिए 950 to 1350 सेंटीमीटर इनवर्स और CCl के लिए 550 to 775 सेंटीमीटर इनवर्स, CBr के लिए 490 to 650 सेंटीमीटर इनवर्स एंड CI के लिए 465 to 600 सेंटीमीटर इनवर्स। हालोथेन्स या हालोथेन जो है इसका स्ट्रक्चर देख लें, ये एनेस्थेटिक के तौर पे से यूज़ किया जाता है। CF3CHBr और ऊपर एक Cl ग्रुप लगा हुआ है कार्बन के साथ, इसको हालोथेन कहते हैं। इसे एनेस्थेटिक के तौर पे यूज़ किया जाता है। इसके अलावा DDT जो है डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन का स्ट्रक्चर है। ये डाईफिनाइल, ये डाईक्लोरो डाईफिनाइल ये हो गया, डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन, ये जो है आपके पास ट्राईक्लोरो और ये है इथेन, ठीक है, 2 कार्बन वाला। इसको हम DDT कहते हैं। DDT डाईक्लोरो डाईफिनाइल ट्राईक्लोरो इथेन। तो DDT का स्ट्रक्चर भी देख लें। तो ये हमारा आज का लेक्चर था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ये चैप्टर भी कवर हो गया। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपकी खिदमत में हाजिर होंगी। तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और दुरूद पाक को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें। दुरूद पाक की कसरत करें। अपनी दुआ में याद रखिए। जज़ाकल्लाहु खैरन कसीरा। अल्लाह हाफिज़।